जी कह रहे हैं कि हार का डर है आप लोगों को नगर निकाय चुनाव में और इसलिए आप लोग ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं। और आप लोग ही तो चाहते थे कि आयोग का गठन हो और ये ट्रिपल टी की जो बात की जा रही है वो भी फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। देखिए, पूरे मंच को पहले तो सदिदा धन्यवाद देते हुए मैं अनुमोदन के साथ अपनी बात पर रखूंगा और उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्ट और एंकर सभी को मैं प्रणाम करता हूं। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जिस तरह से सोनकर जी बातों को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, ये जो आज पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात हो रही है या पिछड़ा वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो रही है, आपको याद होगा 1995 में एक फिल्म आई थी बॉम्बे, जो कि मुंबई के दंगों पे आधारित थी। उसके बाद जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थे उसमें पहली बार पिछड़ा वर्ग आरक्षण आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने इसको लागू किया था, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में इस तरह से आरक्षण की बात करते हुए हर राजनीतिक दल अपनी अपनी सहभागिता दर्ज कराने का प्रयास करता है, लेकिन इसकी उपलब्धि और श्रेय जो है पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का पूरी तरह से समाजवादी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पार्टी आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आप एक बात समझिए, एक संवैधानिक सरकार है, एक संवैधानिक संस्था के सामने मामला जाता है और कृष्णमूर्ति और विकास किशन राव दौली का ऑलरेडी जिसपे कि एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसपे कि ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य किया गया है। क्या कारण है कि योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के हर निर्णय को दरकिनार करते हुए केवल सामंतवादी मानसिकता से अपनी सरकार को संचालित करना चाहती है? आपने अधिवक्ताओं की नियुक्ति में देर किया, आपके पास आपके महाधिवक्ता हैं, क्या आप ये बताइए कि राज्य की तरफ से जब इस तरह के मामलों में कोई रिट फाइल होती है या जवाब दाखिल होता है, काउंटर दाखिल होता है, तो क्या वो महाधिवक्ता की नजरों से गुजरे बिना या लॉ सेक्रेटरी के नजरों से गुजरे बिना चला जाता है कोर्ट के अंदर? सबसे बड़ी बात है, आपको ये समझनी पड़ेगी, ये कोई मसला नहीं है, ये मसला केवल और केवल यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो फरवरी में। अरे मुझे ये बताइए ना सीधे सीधे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और ये सब मुद्दे तो हमेशा से हम इस पर भी डिबेट बहुत सारी कर चुके हैं, लेकिन आज के मुद्दे पे बात करते हैं ना। ये जो हाईकोर्ट का फैसला आया और आप लोग भी तो यही चाहते थे ना कि आयोग का गठन हो, ट्रिपल टी का फॉर्मूला अपनाया जाए, तो वही सारी प्रक्रिया तो आप सरकार कर रही है। अब तो संतुष्ट है ना आप लोग? मेरी बात आ जाए जरा। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपके फरवरी में है। अगर आज के चुनाव के लिए इस बात की घोषणा कर देते हैं जिस तरीके से कि इन्होंने प्रयास किया था, और सबसे बड़ी बात है कि मुद्दों को दरकिनार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के दिए दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए इनका पूरा प्रशासनिक अमला अब लग जाएगा G20 समिट के लिए, यूपी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के लिए। और सबसे बड़ी बात है, प्रशासन उसमें हो जाएगा। अगर चुनाव होते तो 1 महीने पहले अधिसूचना जारी करनी पड़ती इनको, और उसके बाद क्या इनके पास पूरी तरह से ये G20 समिट और जो इनका इन्वेस्टर समिट और जो चुनाव है एक साथ संपन्न करा पाएंगे? अरे सर सुनिए ना, मेरा सीधा सवाल ये है कि आप भी तो यही चाहते हैं ना कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव ना हो। बीजेपी भी यही चाहती है। मैं तो ये आप जो बात कर रहे हैं वही बीजेपी भी कह रही है ना। ठीक है, आपके सवाल का जवाब आगे मैं लूंगी मैं दीपक जी से, लेकिन उससे पहले विशाल मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि जिस तरीके की सियासत अभी हम देख रहे हैं पिछड़ा वर्ग के लिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, हमेशा से साथ मिला है ओबीसी का, तभी सरकारें बन पाई हैं। और देखिए बिल्कुल, अगर आप 2014 से देखिए तो सीधे तौर पर ये ओबीसी वोट बैंक जो है ये बीजेपी के पाले में गया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बीजेपी ने इस पर काफ़ी होमवर्क किया। और सबसे ज़्यादा सम्मेलन जो है 2022 के, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात कर लें, सबसे ज़्यादा सम्मेलन जो है वो ओबीसी वर्ग के ही हुए। ओबीसी मोर्चा लगातार सम्मेलन करता रहा, जिसका फायदा हुआ। इसके साथ ही साथ ओबीसी समाज के तमाम लोगों को प्रतिनिधित्व मिला और लगातार ओबीसी समाज पर फोकस किया गया है। उत्तर प्रदेश में ये बिल्कुल तय हो चुका है कि ओबीसी वर्ग जिसके साथ जाएगा उसका फायदा होगा और उत्तर प्रदेश में सरकार या जो बहुमत है वो साबित कर सकेगा। तो इसीलिए लोकसभा चुनाव चुने आ रहे हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं और ओबीसी वर्ग बहुत ज्यादा है, और इनमें से अगर हम बात करें तो 17 से 18 सीटों पर सीधे जो है प्रभाव करता है ओबीसी समाज। तो इसीलिए कोई भी दल जो है वो ओबीसी समाज को जो है नजरअंदाज नहीं करना चाहता है। और हाँ, एक चीज जो जानकारी मैं आपको बता दूं कि शायद विवेक जी या दीपक जी को ना पता हो तो मैं बता देता हूं कि जो सर्वे, रैपिड सर्वे जो पिछले हुए थे उन्हीं के आधार पर, चाहे वो सपा सरकार रही हो तब भी चुनाव हुआ है, बसपा सरकारें रही हो तब भी चुनाव हुआ है, और बीजेपी की जो पूर्ववर्ती सरकार रही हो उसमें भी यही चुनाव हुआ है। मतलब जो रैपिड सर्वे था उसी पर ही हुआ, कोई अलग से आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट नहीं किया गया है।
ट्रिपल टेस्ट को लेकर जो मानक होते हैं उन मानकों का अगर हम बात करें तो कोर्ट ने ये बहुत स्पष्ट कहा है कि देखिए पॉलिटिकल बैकवर्ड जो रिजर्वेशन होता है वो अलग चीज होती है और सोशल बैकवर्ड रिजर्वेशन जो होता है वो अलग चीज होती है। तो ऐसे में बाकायदा जो तमाम आपत्तियां थी वो ये लोग दर्ज करा सकते थे, लेकिन दर्ज नहीं कराई गई हैं। पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए इस पूरे मामले को लेकर इस मामले को अटकाया गया और शायद अब उसका नतीजा ये है कि निकाय चुनाव में अब देरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। सरकार ने हालांकि सेफ गेम खेला है, सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि वो ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराएगा और इसीलिए सरकार ने एहतियातन आज जो है ये प्लान किया है कि वो एसएलपी भी दाखिल कर देगी, क्योंकि अगर राज्य निर्वाचन आयोग जो पूर्व की नोटिफिकेशन जो रद्द की है, जो अमान्य करार दी गई है कोर्ट की तरफ से, अगर उसके आधार पर जो सीटें जनरल करता है और राज्य निर्वाचन आयोग और उसके बाद अधिसूचना जारी करता है, तो ऐसे में सरकार के पास ये कहने को हो जाए सुप्रीम कोर्ट में कि हमने आयोग बना दिया है और अब जब आयोग की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम चुनाव करा रखने की स्थिति में होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। दिलीप जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि वही, ठीक है, माफ कीजिएगा, दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक जी, वही बात घूम फिर कर सामने आ जाती है कि ये जो रैपिड आपने सर्वे की बात कही और अब जो प्रक्रिया आप लोग अपना रहे हैं, अगर ये पहले ही सारी चीजें हो जाती, क्योंकि इससे पहले 4 स्टेट्स ऐसे रहे हैं जहां पर यही से मुद्दे आए हैं, तो वहां से तो आप लोगों को सबक लेना चाहिए था ना। ये स्थितियां, ये नौबत आती ही नहीं फिर। देखिए, मुझे लगता है अभी विशाल जी ने एक बात जोड़ी थी कि जिस तरीके से लगातार जो चुनाव हुए हैं वो इसी रैपिड सर्वे के आधार पर हुए हैं और इसी रैपिड सर्वे से यही हुए हैं। ठीक है, अगर मैं समझ सकूं, मेन बात यह कि जब इसी रैपिड सर्वे पर चुनाव हुए हैं, अगर किसी को आपत्ति थी तो आपत्ति दर्ज करते और उस आपत्ति के बाद उसका समाधान किया जाता। और मैं तो कह रहा हूं ना कि हम तो हमेशा से पिछड़ों के हित की बात करते हैं, हमेशा से दलितों के हित की बात करते हैं, हमेशा से महिलाओं के हित की बात करते हैं। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हर किसी के दलित को माने जो, अरे आप दलितों की भी बात करते हैं और विवेक जी कह रहे हैं कि आप लोग दलितों का भी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। देखिए आरक्षण एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, आरक्षण एक स्वतंत्र प्रक्रिया, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। हम भी ओबीसी के आरक्षण के प्रति स्वतंत्र है और एससी के आरक्षण के प्रति भी स्वतंत्र है। जिस तरीके से ये जो माहौल बनाया जाता है, ये माहौल खराब करने का आवश्यकता करने का काम विपक्ष करता है। कभी विपक्ष किसी हित की बात नहीं करता। आप देख लीजिए, आज राजनीति के प्रतिनिधित्व करने के लिए जितना पिछड़े वर्ग के लोग उसमें शामिल है, हमारे केंद्रीय मंत्रियों में भी ऐसे 26 से 27 मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो हमने तो हक की बात करी है और हम कह रहे हैं ना। ठीक है विवेक जी, सुना आपने दीपक जी को, वो तो कह रहे हैं कि हमारी पूरी कैबिनेट को देख लीजिए और प्रतिनिधित्व देख लीजिए, हमने हर वर्ग को साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं। और दूसरा ये, अगर आप लोगों को इतनी आपत्तियां आप जो नजर आ रही हैं, अगर इतनी थी तो आप लोग भी तो कोर्ट जा सकते थे, तब आप लोगों ने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करवाई? मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, जिस बात को पकड़ करके इन्होंने आपके जो ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।